नीट छात्रा की मौत जो हुई उसके मामले में रोज तमाम चीजें चल रही है, किरकिरी हो रही है सीबीआई तक की। इससे पहले एसआईटी, सीआईडी, पटना पुलिस पे सवाल तो उठ ही चुके थे, अब सीबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से दबाव बढ़ता जा रहा है तो सीबीआई को भी अब अपनी जांच की दिशा बदलनी पड़ रही है, नए नए तरीके से वो जांच कर रही है। इसी के तहत अब वो हॉस्टल के चक्कर लगा रही है, और हॉस्टल भी अकेले नहीं गई। हॉस्टल वो जाती है सीबीआई की टीम और अपने साथ आर्किटेक्ट को लेकर के जाती है, और इस दौरान कुछ और भी खुलासे हुए हैं। तत्कालीन जो उस वक्त जब ये घटना हुई थी, उस वक्त जो जांच अधिकारी रही रोशनी कुमारी, उसने जो बताया है, उसके बाद से अब जांच की दिशा बदलती नजर आ रही है, और हो सकता है कि सीबीआई को कुछ और नए साक्ष्य मिल जाए। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सारी जानकारी, क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीट छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत तो हो जाती है, इस पर जमकर राजनीति भी होती है। इसकी जांच के लिए तमाम कोशिशें शुरू हो जाती है। सम्राट चौधरी जो कि खुद गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और बच्ची को इंसाफ दिलाया जाएगा। उसके बाद से पटना पुलिस की जांच पर सवाल उठे, उसके बाद एसआईटी गठित हुई, उसकी जांच पर सवाल उठे, फिर सीआईडी गठित हुई, उसकी जांच पर सवाल उठने लगे। तो कुल मिलाकर के जांच पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं, और तमाम साक्ष्य जो सामने दिख रहे हैं, तमाम बातें जो निकल करके आ रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो जारी है, उससे हर जांच एजेंसी के जांच प्रक्रिया पे, जांच के तरीके पर सवाल उठते रहे। यही वजह है कि नीतीश सरकार ने आनन फानन में इस पूरे मामले को जो है सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई भी जांच कर रही है, तो इसकी जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर के यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में सरकार भी दबाव में है, तमाम जांच एजेंसी दबाव में है, इसके पीछे पूरी साजिश हुई है, पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है, और यही वजह है कि इसको मामले को दबाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे कई बड़े सफेदपोश हो, कई नेता हो, कई मंत्री हो, बड़े पदाधिकारी हो, उनके बच्चे हों, मतलब तमाम शक की सुई जो है वो उधर ही घूम रही है कि कोई ना कोई तो है इसके पीछे, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार सीबीआई कह रही है कि भैया हमारे पास जो भी साक्ष्य हैं उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं, चाहे मोबाइल डाटा की बात कर लें, चाहे जो फोरेंसिक लैब के माध्यम से जो भी साक्ष्य मिले हैं उसकी जांच कर रही है सीबीआई। और अब इस नई कड़ी में सीबीआई एक आर्किटेक्ट को लेकर के हॉस्टल पहुंचती है, और जितने भी वहाँ पे रूम्स हैं, जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, सब जगह जाकर के आर्किटेक्ट वहां की जांच करता है। अब सवाल ये उठता है कि आर्किटेक्ट को बुलाने की नौबत क्यों आई? तो दरअसल सीबीआई ये समझना चाह रही थी कि किस किस तरीके से, कौन कौन से रास्ते कहां से निकले हैं, कहां से, क्या कोई पीछे का दरवाजा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसका फायदा आरोपियों को मिल रहा है, उस पूरे मकान में क्या कोई ऐसी जगह बनी हुई है, कोई ऐसा बंद रूम है, कोई ऐसा दरवाजा है, या क्या है वहां पर? क्योंकि सीबीआई तो चप्पे चप्पे की जानकारी ले रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह भी हो उस पूरी इमारत में जिसके बारे में अभी किसी जांच एजेंसी को पता ही नहीं चला। शायद यही वजह है कि आर्किटेक्ट को लेकर के वहां पर पहुंची सीबीआई, और अंदर पहुंचने के बाद न सिर्फ पूरे इमारत का फिर से जायजा लिया गया, एक एक जगह की छानबीन की गई, बल्कि जो हॉस्टल की वार्डन है उसको भी बुलाया गया, वहां पर उससे भी पूछताछ की गई। जो पिछला बयान दिया था हॉस्टल के वार्डन ने, उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया गया। तो कुल मिलाकर के वहां पर माहौल बिल्कुल ऐसा था कि सीबीआई की भी झुंझलाहट दिख रही थी कि भाई उसको ऐसा लगता है कि वो कौन सी चीज है जो कि उसे मिल नहीं पा रही, जिसके जरिए वो आरोपियों तक पहुंच सकती है, जिसके जरिए वो दोषियों तक पहुंच सकती है। इस बीच में जो रोशनी कुमारी से कोर्ट ने भी पूछताछ की थी, तो उसके बयान को भी आधार बनाया गया है, क्योंकि रोशनी कुमारी उस वक्त की वहां पे चित्रगुप्त नगर थाने में वहां पर वो थानेदार तत्कालीन रही है, जांच करता रही है। शुरुआत में सारी जांच रोशनी कुमारी ने की,
और उस पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने तमाम सबूतों को दरकिनार कर दिया और पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश की। और उसे जब कोर्ट ने बड़े तीखे सवाल पूछे कि भाई आपने छात्रा की सहपाठियों से और वहां मौजूद लोगों से जो पूछताछ की, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? क्योंकि वो एक अहम साक्ष्य हो सकता था। हो सकता है कि बाद में उन तमाम जो उनकी दोस्त रही है, छात्रा की जो मृतक है, सहपाठी रही है, वो लोग अपना बयान बदलने किसी दबाव में आकर के, लेकिन तुरंत का जो बयान होता है, जब घटना घटित हो रही है उसके तुरंत बाद अगर कोई बयान दे रहा है तो उस बयान में काफी ज्यादा सच्चाई होने की उम्मीद की जाती है। और उस बयान के आधार पर अगर बाद में कोई बयान बदल रहा है तो उस बयान से कंपैरिजन की जा सकती थी। अगर वो रिकॉर्डेड रहा होता, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई होती, तो कोर्ट ने पूछा कि जब आपने बयान लिया सभी लोगों का तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब नहीं था रोशनी कुमारी के पास। फिर यह भी पूछा गया कि ये जो मनीष रंजन है, जो कि हॉस्टल के मालिक हैं, वो कब और क्यों थाने पहुंचे, और अगर वो थाने पहुंचे तो उस वक्त आपने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? क्योंकि रोशनी कुमारी ने बताया कि जब शुरुआती दिनों में वो थाने पे आए थे तो उनसे बातचीत हुई, लेकिन उनकी कोई पूछताछ नहीं की गई, उनको कस्टडी में नहीं लिया गया। तो कोर्ट ने पूछा कि जब कोई व्यक्ति उस घटना स्थल यानी कि जो हॉस्टल का मालिक है, और ये कहा जा रहा है जो बचाव पक्ष है वो अलग बात कहता है, और दूसरा जो पीड़िता पक्ष के वकील हैं वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड तो यही है मनीष रंजन, और इसे पूछताछ नहीं होती है। तो इसको लेकर के कोर्ट ने काफी फटकार लगाई रोशनी कुमारी को कि भाई आपने तो अपनी ड्यूटी में लापरवाही की है। तो ये जो तमाम चीजें चली है, और अब कई चीजें फैब्रिकेटेड होने की भी बात की जा रही है, कई चीजों को जो है कई साक्ष्यों को छुपाया भी गया होगा, मिटाया भी गया होगा, कई बयान को तोड़ मड़ोड़ कर सामने लाया जा रहा है, यानी कि घटना के तुरंत बाद जो चीजें निकल करके आ सकती थी वो चीजें निकल करके आई नहीं। यही वजह है कि सीबीआई भी इतने दिन हो गए, इसके बावजूद वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और सीबीआई के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई के हाथ में जो भी साक्ष्य लगे हैं और जो विश्लेषण करके जिस नतीजे तक वो पहुंच पाई है, तो उसका खुलासा भी वो करना नहीं चाह रही, क्योंकि अगर खुलासा कर दिया तो पूरी जांच प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि कोर्ट में जब खुलेआम बहस चल रही थी, सुनवाई हो रही थी, जब कोर्ट ने कई सवाल पूछे, जज ने सवाल पूछे, तो सवाल का सीधा सीधा जवाब देने से हिचकते रहे जो सीबीआई के वकील थे, महिला वकील थी। और आखिरकार यह हुआ कि जज को अपने केबिन में बुलाना पड़ा और बंद कमरे के अंदर में तमाम जानकारियां सीबीआई की तरफ से उनको दी गई, बताया गया कि कैसे कैसे तमाम चीजें चल रही है, और यह भी कहा गया कि सारी जानकारी को गोपनीय रखा जाए ताकि किसी तरीके से जांच प्रभावित ना हो। और यह बताया जा रहा है कि आर्किटेक्ट को लेकर के जाने के पीछे वजह यही रही है, और किसी तरीके से वहां पर कोई समस्या ना हो इसके लिए पटना पुलिस बराबर हॉस्टल के बाहर तैनात रही। लेकिन अब जो सीबीआई जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो क्या वो जो है वो सही दिशा होगी, क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं सीबीआई के ऊपर में। तो फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि शायद कोई नई चीज ऐसी हाथ लगी है, चाहे वो बयानों के आधार पर और जो आरोप दूसरे पक्ष के लोगों ने लगाए हैं उसके आधार पर, और जो भी साक्ष्य का विश्लेषण किया गया उसके आधार पर। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक की जो तमाम जांच एजेंसी उसे छिपी रही हो, और आर्किटेक्ट की मदद से अब सीबीआई उन तमाम साक्ष्यों को बाहर निकाल करके ला पाएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।